नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध। जो पिछला पेपर हुआ था उसमें कुछ प्रश्न पूछे थे कि इस अपराध के लिए मिनिमम सजा क्या है, मैक्सिमम सजा क्या है। उस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे, जितना आपको इन 3-4 दिनों में इजी वे में याद रह सके। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम है दहेज निरोधक कानून। दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ? दहेज निरोधक कानून, एक तो कानून होता है पारित और पारित के कुछ दिनों बाद हो जाता है लागू। तो ये दहेज निरोधक कानून है मई 1961 में तो क्या हुआ? पारित। मई 1961 में पारित हुआ। और लागू कब हुआ? लागू हुआ 2 महीने बाद, जुलाई 1961। जुलाई 1961। एक बात याद रखना, कोई कानून पारित होने के बाद लागू होगा, कोई तो उसी साल लागू हो जाएगा, कोई अगले साल लागू होगा। इन चीज़ को थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि पिछली परीक्षा जो इस साल से पहले परीक्षा हुई थी उसमें यही प्रश्न पूछे गए थे कि पारित कब हुआ, लागू कब हुआ। इस हिसाब के 3-4 प्रश्न आए थे। तो आपको मैं सभी कानूनों के बारे में बताऊंगा कि पारित कब हुआ और लागू कब हुआ। ये हो गया दहेज निरोधक कानून। अब दहेज निरोधक कानून में 2 संशोधन हुए। कब कब हुए? संशोधन 2 बार हुए हैं, 1982 और 1984। 82 व 84 में इसमें क्या हुए? संशोधन हुए। संशोधन हुए 1982 और 84 में। सर्वाधिक बड़ा संशोधन क्या था कि इसको गैर जमानती अपराध बनाया गया। गैर जमानती अपराध बनाया गया। अब आपको ये पूछ ले कि दहेज क्या है? दहेज निरोधक कानून में गैर जमानती अपराध, जमानती और गैर जमानती में क्या अंतर है? गैर जमानती अपराध में पुलिस खुद जमानत नहीं ले सकती, जमानत कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। और जमानती अपराध में पुलिस खुद ही क्या ले सकती है? जमानत ले सकती है। तो दहेज क्या है? गैर जमानती अपराध दहेज निरोधक कानून में। अब दहेज निरोधक कानून की सज्जा पूछ ले आपको, सज्जा क्या है? तो सज्जा है कम से कम, ये लाइन याद रखना, कम से कम, कम से कम 5 वर्ष की सज्जा है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, लेकिन कम से कम 5 वर्ष की सज्जा या 15,000 का जुर्माना। 15,000 का जुर्माना या ये दोनों। ये मतलब हर सज्जा के साथ ये दिया होगा इतने साल की जेल, इतने रुपए जुर्माना या दोनों। जुर्माने में इसमें याद रख लेना कि चाहे तो 15,000 रुपये या फिर दहेज की कोई रकम दी है, दोनों में से जो ही ज्यादा होगी उतना ही क्या हो जाएगा? जुर्माना हो जाएगा। ये है सज्जा। अब ये तो बात कहाँ पे लिखी हुई है? दहेज निरोधक कानून में। दहेज निरोधक कानून में ये चीजें लिखी हुई है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि दहेज से संबंधित आईपीसी की भी कुछ धारा है। आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड। हर का जुर्म के लिए आईपीसी में धारा दी हुई है कि इस जुर्म के लिए इतनी सजा है, ये जुर्म करने पर इतनी सजा है। ये चीज़ें आईपीसी में तो दी हुई है। लेकिन जो मतलब जुर्म ज़्यादा बार होता है उसके लिए सरकार ने क्या कर दिया? अलग से कानून भी बना दिया। तो अलग से कानून तो हो गया दहेज निरोधक कानून। और आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में भी जो दहेज की कौन कौन सी धाराएँ हैं। तो आईपीसी में दहेज की धाराएँ कौन कौन सी है? आईपीसी में दहेज की धारा है, एक तो है 498A। 498A। 498A धारा में क्या लिया हुआ है? कितनी सजा है? इसमें है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें याद रखना है, ये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल की है? 3 वर्ष की। 3 वर्ष तक की क्या हो सकती है? सजा हो सकती है आईपीसी की धारा 498A में। दूसरी धारा एक और है, एक धारा और है, वो है 304B। ये 304B धारा कब लागू होगी? यदि कोई महिला उसके विवाह के 7 साल के अंदर असाधारण परिस्थितियों में मौत हो जाती है। असाधारण परिस्थितियाँ क्या है कि वह
फांसी खा ले, कुंड में गिर जाए, या फिर कोई और कारणों से। साधारण मृत्यु किसी बीमारी से होती है, वो साधारण मृत्यु होती है। असाधारण मृत्यु कोई असाधारण परिस्थितियों के कारण होती है। तो 304B में किसी महिला की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाए, वो भी कब? शादी के 7 साल के अंदर अंदर। उसका विवाह हुए अभी 7 साल नहीं हुए, उस टाइम में लड़की के ससुराल वालों को ये मतलब साबित करना होता है कि इसकी दहेज के लिए मृत्यु नहीं हुई है। यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं तो 304B के तहत क्या होगा? मुकदमा दायर होगा। और इसके अंदर 304B में सजा कितनी है? 304B में सजा है 7 वर्ष से आजीवन कारावास। 7 वर्ष से मतलब कम से कम कितनी होगी? 7 वर्ष। 7 वर्ष से आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक सजा है 304B में। दूसरी बात याद रखना है, 304B कब लागू होगी? 7 वर्ष के अंदर विवाहिता की मृत्यु हो जाए। 7 वर्ष के अंदर, 7 वर्ष के अंदर विवाहिता की मौत होने पर, असाधारण परिस्थितियों में मौत होने पर 304B लागू होगी। अब एक चीज और याद रखना है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, दहेज अपराध है, दहेज लेना, दहेज देना, दहेज के लिए प्रेरित करना, उपरोक्त सभी। तो आपको करना है उपरोक्त सभी। दहेज लेना भी अपराध है, दहेज देना भी अपराध है, और तो और दहेज के लिए जो उकसावा करेगा, प्रेरित करेगा, वो भी क्या है? दहेज में अपराध है। तो लेना, देना, प्रेरित करना सभी क्या है? अपराध है। तो ये है दहेज के बारे में सभी चीज़ें। महिलाओं का कार्यालय स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, ये अधिनियम क्यों बना, इसकी मैं संक्षिप्त में आपको कहानी बता देता हूँ। हुआ यूँ कि एक महिला थी, बाल विकास विभाग में साथिन के पद पर कार्यरत, एक संविदा टाइप का पद होता है। उसने एक बाल विवाह की शिकायत की, तो जिसकी शिकायत की उन्होंने उनके साथ क्या किया? सामूहिक बलात्कार किया। सामूहिक बलात्कार होने के बाद एक विशाखा महिला और अन्य महिला समूह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि हम कामकाजी महिलाएं हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा गलत कार्य हो जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप कोई उपाय कीजिए। तो वो याचिका दायर कब की? इस अधिनियम में सर्वप्रथम याचिका दायर कब हुई ये याद रखना है। याचिका दायर हुई वो हुई 1992 में। 1992 में याचिका दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने निर्देश दिए कि इन महिलाओं की रक्षा के लिए कानून बनाइए राज्य। वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश कब दिए? निर्देश दिए 1997 में। अब ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। याचिका दायर 1992 हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए 1997 में। और इस वाद को क्या कहते हैं? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये आपको याद रखना है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश कब दिए? 1997 में, और याचिका दायर 1992 में। ये विवाद है, ये घटना कहाँ की है? राजस्थान राज्य की है, इसलिए इसका नाम पड़ गया विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि भाई महिलाएं हैं, काम तो करेगी, उनके लिए राज्य है, उनकी रक्षा के लिए कोई कानून बनाए। तो राजस्थान ने ये कानून बनाया 2013 में। अब बात करते हैं महिलाओं का कार्यालय स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम लागू कब हुआ? ये अधिनियम लागू हुआ वो हुआ दिसंबर 2013 में। दिसंबर 2013 में अधिनियम क्या हुआ? लागू। दिसंबर 2013 ये अधिनियम क्या हो गया? लागू हो गया। अब इस अधिनियम में क्या व्यवस्था की गई? इस अधिनियम में जो मुख्य व्यवस्था है उसके बारे में बता देता हूँ। इस अधिनियम में एक तो ये विशेषता है, ये व्यवस्था की गई कि आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाए। आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक शिकायत समिति कहाँ बनेगी? आंतरिक शिकायत समिति वहाँ बनेगी जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हो। 10 या अधिक कर्मचारी क्या हो?
कार्यरत हो। जिस कार्यालय में 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी होंगे वहाँ पे आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाएगी। ये महिलाओं के कार्यालय स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में बताया गया। अब आंतरिक शिकायत समिति के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। इसमें मैक्सिमम यानी अधिकतम मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 3 से कम हो सकते हैं, लेकिन 3 से अधिक नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 सदस्य हो सकते हैं। 3 में से एक क्या होगी? महिला सदस्य। एक महिला सदस्य होनी क्या है? जरूरी है। 3 सदस्य होंगे, उसमें से एक महिला सदस्य होगी और इसकी अध्यक्ष कौन होगी? अध्यक्ष होगी वरिष्ठतम महिला। वरिष्ठतम महिला क्या होगी? अध्यक्ष होगी। ये किस समिति में बताया गया? आंतरिक शिकायत समिति में। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि किसी महिला के साथ कोई घटना होती है तो वो घटना के 3 माह तक क्या कर सकती है? शिकायत दर्ज करा सकती है। 3 माह तक शिकायत वह दर्ज करा सकती है। किसमें? आंतरिक शिकायत समिति में। 3 माह तक आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करा सकती है। एक दूसरी समिति और है, उसका नाम है स्थानीय शिकायत समिति। स्थानीय शिकायत समिति। यह स्थानीय शिकायत समिति है, ये होगी जिला लेवल पर। इसका गठन कौन करेगा? जिलाधिकारी यानी जिला कलेक्टर। इसका गठन करेगा जिला कलेक्टर। और इसमें अध्यक्ष कौन होगी? कोई जिले की वरिष्ठ महिला जो महिला के मामलों में रुचि रखती है, और एनजीओ वगैरह की अन्य सदस्य भी इस समिति में होगी। ये तो होगी आंतरिक शिकायत समिति, तो होगी कार्यालय स्तर पर, और ये होगी जिला स्तर पर। अब यदि कोई महिला 3 माह के अंदर शिकायत दर्ज कराती है तो आंतरिक शिकायत समिति में दर्ज कराएगी। और स्थानीय शिकायत समिति में यदि 3 माह के बाद कोई बात हो जाती है, 3 महीने तक वह शिकायत दर्ज नहीं कराती है, तो 3 माह के बाद कहाँ दर्ज कराएगी? स्थानीय शिकायत समिति में। ये दोनों समितियां याद रख लेना। दूसरी चीज, ये समितियां क्या करेगी? कोई महिला शिकायत दर्ज कराती है तो जांच करेगी। यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सेवा नियमों के तहत, किसके तहत? सेवा नियमों, सर्विस रूल्स के तहत क्या करेगी? कार्रवाई। और यदि महिला झूठी पाई जाती है तो महिला के प्रति भी क्या कर सकती है? कार्रवाई कर सकती है। ये 2 चीज तो होगी। अब तीसरी चीज याद रखनी है कि जहां पर नियोजक कौन होता है? उनको कार्य पर रखने वाला। वो नियोजक यदि इस कानून को लागू करने में विफल होता है तो नियोजक पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। नियोजक को भी सजा है। नियोजक पर कितना जुर्माना है? 50,000 रुपये तक का क्या है? जुर्माना लगा सकते हैं यदि वह इस कानून को लागू करने में विफल होता है। नियोजक पर 50,000 रुपये का जुर्माना। ये है महिलाओं का कार्यालय स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। क्लियर है? नेक्स्ट है पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994, यानी ये 1994 में क्या हुआ? पारित हुआ। तो ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1/1/1996। 1996 में क्या हुआ? लागू हुआ पीसीपीएनडीटी यानी पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, ये इसका पूरा नाम है। 1996 में लागू हुआ। अब पीसीपीएनडीटी एक्ट में क्या चीज अपराध है? प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण, यानी अपराध क्या है इसके अंदर? प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण, यानी ये चेक नहीं करवाया जा सकता कि ये लड़का है या लड़की है। प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण नहीं करवाया जा सकता। यदि कोई भी व्यक्ति प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण में पकड़ा जाता है, चाहे उस बच्चे की माँ, पिता, डॉक्टर या कोई लैब वाला कोई भी पकड़ा जाए, तो सजा कितनी है? 3 से 5 साल तक की क्या है? सजा है। 3 से 5 साल तक की तो सजा है। और जुर्माना 10 से 50,000 का क्या है? जुर्माना। 10 से 50,000 रुपये का जुर्माना। ये 2 चीज याद रखना। सजा 3 से 5 साल की, जुर्माना 10 से 50,000 का। अब इसके अंदर सरकार ने एक मुख्य योजना चला रखी है। जो भी इस चीज की सूचना देगा, सूचना देने वाले को
सूचना देने वाले को 3 लाख का इनाम दिया जाएगा। 3 लाख का क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। 3 लाख का इनाम दिया जाएगा यदि कोई प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण कराता है और हमें पता चल जाए और हम क्या देते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, तो सूचना देने वाले को योजना, उस योजना का नाम है मुखबिर योजना। सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा 3 लाख रुपये का। ये है PCPNDT एक्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? फेमस नाम क्या है? फेमस नाम है पोक्सो एक्ट। फेमस नाम है पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कितना है? ये 2012 पोक्सो एक्ट है। अब ये लागू कब हुआ? सर्वप्रथम याद रखना है, बहुत ही मोस्ट अधिनियम है। इससे एक प्रश्न परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ये लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को, यानी 2012 में मना 2012 में लागू हो गया 14 नवंबर यानी बाल दिवस के दिन। अब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का बचाना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करना। अब यहाँ पर याद रखना है बालकों, इस बालकों की सीमा क्या है? बालक किसे माना जाएगा? बालक माना जाएगा 18 वर्ष से कम आयु के, जिसकी भी चाहे लड़का हो लड़की हो 18 वर्ष से कम आयु होगी उसको क्या माना जाएगा? बालक माना जाएगा। क्लियर है? इस अधिनियम में सजा कितनी है? सजा है 7 वर्ष से आजीवन कारावास, यानी 7 वर्ष कम से कम पूछ ले, कम से कम कितनी होगी? 7 वर्ष की, कम से कम 7 वर्ष की, और आजीवन कारावास तक की क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। इस अधिनियम में क्या क्या मतलब जुर्म है? जुर्म क्या क्या है? बालकों के साथ लैंगिक अपराध करना तो जुर्म ही है। इसके अलावा उनको गलत नज़र से देखना, गलत हिसाब से छूना, ये सभी क्या है? इस अधिनियम में अपराध है पोक्सो एक्ट के अंदर। अब एक चीज़ और याद रखनी है, निर्भया कांड के बाद इसमें एक संशोधन किया गया कि यदि कोई 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची 12 वर्ष से कम आयु के साथ बलात्कार करता है तो उसे क्या सजा दी जाएगी? मौत की सजा दी जाएगी। 12 वर्ष से कम के साथ लैंगिक अपराध करता है तो उसे क्या दी जाएगी? मौत की सजा दी जाएगी। ये है पोक्सो एक्ट का सार। इन सभी अधिनियमों के अंदर धाराएं भी हैं। आजकल उन धाराओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन मैं तो आपको परीक्षा के 4-5 दिन बचे हैं तो एकदम ऊपर से कवर करा रहा हूं कि यदि ये 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 5-6 क्वेश्चन डेफिनेटली रूप से सही हो जाए। नेक्स्ट है किशोर न्यायी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम। इसे कारा एक्ट भी कहते हैं, CARA कारा एक्ट। ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 15 जनवरी 2016 को। इसे पारित कब किया गया? 2015 में। लोकसभा द्वारा पारित किया गया मई 2015 में। राज्यसभा द्वारा पारित किया गया दिसंबर 2015 में, और दिसंबर 2015 में राष्ट्रपति की क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई, और ये लागू हुआ 15 जनवरी 2016 में। किशोर न्यायी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 है। किन बालकों पर लागू होगा? जिनकी 18 वर्ष से कम आयु है। 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक है, इनमें 2 तरह के बालक शामिल है। 2 तरह के बालक शामिल है। एक तो वो बालक जिनके साथ उनके घरवाले मारपीट करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, या फिर जिनके माता पिता नहीं है, उनको उनकी देख रेख की जाएगी। अपेक्षित बालक हो सकते हैं, उनको अपेक्षित बालक कह सकते हैं, यानी जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है उन बालकों की। और दूसरा, जो बालक कोई अपराध कर चुके हैं, उन्हें सजा तो दी जाएगी, अपराध कर चुके हैं, लेकिन सजा के साथ साथ उनकी देख रेख भी की जाएगी।
दूसरा है अपराधी बालक। ये दोनों प्रकार के बालकों की क्या की जाएगी, इस अधिनियम में देख रेख की जाएगी। अब ये तो आपको पता है कि बालकों पर मुकदमा जो बालिग है उनके समान नहीं चलाया जाता है। नाबालिग होते हैं 18 वर्ष से कम आयु के, तो उनके ऊपर मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में ही चलाया जाता है। बालकों का अलग ही कोर्ट होता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। ये प्रश्न पूछ ले आपसे कि बालकों को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो उसे हमेशा सादा वस्त्र में ही क्या होगा, जाना होगा। वर्दी में वो बालकों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, बालकों से पूछताछ नहीं कर सकते, उन्हें सादा ड्रेस में जाना होगा। दूसरी चीज़, इस एक्ट में एक संशोधन किया गया है कि 16 से 18 वर्ष के बालक, 16 से 18 वर्ष के बालक जो जघन्य अपराध में पाए जाते हैं, बहुत ही मोटा अपराध कर देते हैं, उनके ऊपर बालिग के समान मुकदमा चलाया जा सकता है। ये कब संशोधन हुआ? निर्भया कांड दिल्ली के बाद। 16 से 18 वर्ष का कोई बालक है, उसने जघन्य अपराध किए कर दिया है, तो उन पर बालिग के समान ही क्या चलाया जाएगा, मुकदमा। यानी एक पूरे बड़े आदमी पर मुकदमा चलाया जाता है ना, उसी प्रकार से उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि वो गिरफ्तार होना चाहिए 21 साल के बाद। यानी अपराध तो कर दिया, अपराध करके कहीं फरार हो गया, भाग गया, 21 साल के बाद पकड़ा जाता है तो उस पर किसके समान मुकदमा चलाया जाएगा, बालिग के समान। किसके ऊपर? 16 से 18 साल के बालक है जिसने जघन्य अपराध कर दिए। ये है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। संशोधन अधिनियम क्या है? 2016। अब आपको ये पता है कि ये संशोधन अधिनियम है, तो इससे पहले कब बना था? 1986 में। इस 1986 वाले में क्या किए गए? व्यापक संशोधन किए गए, सजा वगैरह सभी बढ़ाई गई, और ये अधिनियम लागू कब हुआ? 2016 में। अब बाल श्रम संशोधन अधिनियम में दो तरह की कैटेगरी बांटी गई है। एक तो बांटी गई है 0 से 14 वर्ष और दूसरी है 15 से 18 वर्ष। 15 से 18 वर्ष यानी बालकों की दो कैटेगरी बांटी गई है, 0 से 14 और 15 से 18 वर्ष। इनके ऊपर 0 से 14 वर्ष के बालकों से कोई काम नहीं करवाया जा सकता, कोई काम नहीं करवाया जा सकता। किसी दुकान वगैरह में, होटल वगैरह में ऐसा नहीं है कि घर में कोई काम नहीं करवाया जा सकता। घर में तो कराया जा सकता है, कोई घरेलू काम है, लेकिन किसी अन्य स्थान पर उन्हें पैसे के लिए काम पर नहीं लगाया जा सकता 0 से 14 वर्ष के बालकों को। और 15 से 18 वर्ष को बालकों को कोई खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता। खतरनाक में क्या क्या है? जैसे कोई विस्फोटक पदार्थों की फैक्ट्री है, वहां पे नहीं लगाया जा सकता। पत्थर खान है, वहां पे नहीं लगाया जा सकता। किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता 15 से 18 वर्ष के बालकों को। ये दो तरह के बालक है। 14 वर्ष तक के बालक से किसी भी पैसे के लिए किसी भी काम पर नहीं लगाया जा सकता, और 15 से 18 वर्ष के बालक को कोई खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता। ये दो कैटेगरी है। यदि काम करवाता है तो क्या, तो सजा किसे मिलेगी? नियोजक को। जो इन्हें काम पर रखेगा ना, सजा मिलेगी उसे, न कि बालकों को और माता पिता को ही नहीं। माता पिता को सजा मिलेगी बाद में बताऊंगा। नियोजकों को क्या सजा मिलेगी? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक यानी ये 3 वर्ष तक का मतलब आ गया, तो ये क्या हो गई? मैक्सिमम क्या हो गई? सजा। 3 वर्ष तक की सजा और 50,000 का जुर्माना। 50,000 रुपया को क्या लाग जैसी जुर्माना और 3 वर्ष तक की सजा। ये तो होगी बात नियोजक की। अब माता पिता यदि ऐसे बालकों को काम पर भेजते हैं तो उनका भी दायित्व है कि इन बालकों को काम पर ना भेजे, इन्हें पढ़ने दिया जाए। लेकिन माता पिता को क्या सजा है? माता पिता को पहली बार तो यदि वो उनके बालक पकड़े जाते हैं तो कोई सजा नहीं है। भाई कानून ये मानता है कि इन माता पिता को पता नहीं है, इनकी मजबूरी है इन्हें काम पर भेजना, इसलिए पहली बार तो माता पिता को कोई सजा नहीं देते। यदि दूसरी बार भी वो गलती करते हैं, क्योंकि पहली बार में उसे पता चल जाता है कि ये भाई काम, ये चीज़ गलत है, उनसे काम नहीं करवाना है, इनको पढ़ने देना है, लेकिन दूसरी बार वो ये गलती करते हैं तो उन पर 10,000 का क्या है? जुर्माना लगेगा।
2000 का जुर्माना लगेगा। ये है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ। आपको ये पूछ ले कि ये अधिनियम पारित कब हुआ, 2005 में। लागू का पूछ ले तो अक्टूबर 2006 में। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया 2005 में और ये लागू हुआ 2006 में। बस इस अधिनियम का इतना याद रखना है। अब मैं 1-2 प्रश्न और क्लियर करवा देता हूँ। अभी आपसे ये पूछ ले कि बाल श्रम में बाल श्रमिक की आयु क्या है। बाल श्रमिक की आयु है, यानी बाल श्रमिक किसे माना जाएगा, बाल श्रमिक माना जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। 14 वर्ष से कम आयु को क्या माना जाएगा, बाल श्रमिक। अब ये पूछ ले कि कारखाना अधिनियम में बाल श्रमिक की आयु क्या मानी गई है। कारखाना अधिनियम में यानी फैक्ट्री कानून में, कारखाना अधिनियम में इसकी आयु मानी गई है वो है 15 वर्ष। कारखाना अधिनियम अलग से लागू हुआ, इसके अंदर आयु कितनी मानी गई है, 15 वर्ष। ये पूछ ले विवाह की आयु, विवाह योग्य आयु, तो ये तो सभी को पता है, लेकिन मैं एक बार और आपको याद दिला देता हूँ। 21 और 18, लड़का होगा 21 का और लड़की होगी 18 की। ये थोड़े मोस्ट पर्सन है 3-4, इनको देख लो। अब मैं आईपीसी की कुछ धाराएं आपको बता रहा हूँ, उनमें से भी प्रश्न कन्फर्म रूप से परीक्षा में आएगा। 2 आईपीसी की धाराएं 498 और 304 भी तो मैं दहेज में आपको बता चुका हूं। अब जो बाकी धाराएं इनके अलावा बच गई वो सभी मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम है 354 से संबंधित। 354 धारा में क्या है, किसी स्त्री की लज्जा भंग करना। 354 है किसी स्त्री की लज्जा भंग करना। जब कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है, स्त्री अपने कपड़े वगैरह फाड़ती है, तो वो मुकदमा किस धारा में दर्ज होता है, 354 में, यानी उसकी लज्जा भंग की गई है। अब 354 के कुछ भाग है, 354A 354B, उनको भी समझ लो। 354A में है सज्जा, लज्जा भंग की सज्जा। सज्जा कितनी है, 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक की सज्जा है, अर्थदंड भी लगाया जा सकता है, दोनों सजाएं भी मिल सकती है। सज्जा कितनी है, 3 वर्ष तक, यानी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 वर्ष तक। 354B, 354B में है किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना, ये नग्न करना है 354B। 354C में क्या है, 354C में है किसी स्त्री की ताक झांक करना, उसे छुप छुप कर देखना, वो है 354C में। 354D में है किसी औरत का पीछा करना, स्त्री लड़की का पीछा करते हैं तो 354D के तहत मुकदमा दर्ज होगा। ये सभी है 354 की भाग, 354 और 354A, B, C और D, ये सभी क्लियर है। अब है 509, ये 509 भी इन धाराओं में मिलती जुलती है। ये क्या है कि किसी स्त्री की लज्जा भंग के उद्देश्य से उसे अंग दिखाना, अपना कोई अंग दिखाना, या फिर उससे कोई बात कहना, गलत बात कहना, वो किस धारा में आएगी, 509 में। लज्जा भंग के लिए अंग दिखाना या उससे कोई बात कहना, ये आएगी 509 में। अब बात करते हैं धारा 376 की। 376 का मोटा मोटी अर्थ है, ये आप याद करो, इसे रट लो। 376 धारा कब लागू होगी, जब बलात्कार होगा। बलात्कार की धारा है 376 में। अब 376 के बहुत सारे भाग है, 376A, B, C, D, ये सभी बलात्कार से ही संबंधित है। अब एक एक की बात करते हैं। 376A, जब किसी औरत का बलात्कार होता है और उससे कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो किस धारा में मुकदमा होगा, 376A में। 376B में पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाया जाता है। जब कोई पत्नी पति से अलग रह रही है और पति द्वारा उसके साथ जबरन संबंध बनाया जाता है तो किस धारा में मुकदमा होगा, 376B में। 376C में कोई लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी है, उसके अभिरक्षा में कोई महिला है और उस महिला के साथ वह बलात्कार करता है, यौन अपराध करता है, तो किस में मुकदमा दर्ज होगा, 376C में। इसे वेरी मोस्ट लगा लेना, 376C लोक सेवक की है, लोक सेवक द्वारा यौन अपराध होता है, 376C। 376D, जब भी सामूहिक बलात्कार होता है, एक
2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, सामूहिक बलात्कार होता है, तो कौन सी धारा में मुकदमा होगा? 376 डी में। और इसमें सज़ा कितनी है? 20 वर्ष तक की सज़ा है और इसे आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। अब ये तो आईपीसी की मेन धाराएं थी, 376 ए बी सी डी। अब इनमें क्या हुआ कि आवश्यकता पड़ने पर और संशोधन किए गए और धाराएं जोड़ी गई। वो 2 धारा और है, उनको आप देखो। पहले 376 ई और देखो 376 ई, अपराध की पुनरावृत्ति। यदि ए बी सी डी वाला, इन चारों वाला कोई अपराध की पुनरावृत्ति करता है, यानी उसने पहले तो अपराध कर लिया और वो सजा काट के आ गया, लेकिन अब दोबारा अपराध और किए, अपराध की पुनरावृत्ति की है, तो कौन सी धारा में मुकदमा होगा? 376 ई में। अब 2 धाराएं जो आईपीसी बनने के बाद, संशोधन होने के बाद जुड़ी, एक तो है 376 ए बी और एक है 376 डी बी। ए बी और डी बी दोनों ही किससे संबंधित है? 12 वर्ष से कम आयु की कोई लड़की है, उसके साथ बलात्कार होता है, तो 12 वर्ष से कम आयु के साथ बलात्कार होता है तो 376 ए बी। और डी बी जब भी 12 वर्ष से कम आयु के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो कौन सी धारा होगी? 376 डी बी। ये 376 का पूरा सार है। अब इनके अलावा बात करते हैं धारा 306। 306 ये मतलब वैसे तो कब लागू होगी? कोई आत्महत्या करता है और उसे आत्महत्या के लिए उकसाना, इसको ये लिख लेना, आत्महत्या के लिए उकसाना। लेकिन जब कोई महिला, वो 304 बी वाली पढ़ी थी ना, दहेज के लिए मृत्यु हो जाती है 7 साल के अंदर, 304 बी में मुकदमा लगता है, लेकिन उस टाइम 306 भी लगती है, क्योंकि उसे मरने के लिए उसके ससुराल वालों द्वारा उकसाया गया है। जब आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है तो कौन सी धारा लगती है? 306। अब 361 धारा, धारा 361, 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का कोई अपहरण करता है तो कौन सी धारा लगेगी? 361। 366 कब लगेगी? 366 लगेगी जब शादी के लिए अपहरण करता है, शादी के लिए अपहरण करता है या अपहरण करके शादी के लिए मजबूर करता है तो 366 धारा में मुकदमा होता है और सजा होती है 10 वर्ष तक की। धारा 372 और 373 धारा, इन दोनों धाराओं का क्या मतलब है? 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को वेश्यावृत्ति के लिए क्रय विक्रय, वेश्यावृत्ति के लिए जबरन धकेलना, तो कौन सी धाराएं लगेगी? 372 और 373। तो ये था महिला और बाल अपराध का सार। इनमें से आपको जो आधे प्रश्न है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो हार्ड प्रश्न आएगा वो आपका गलत हो सकता है, लेकिन सरल प्रश्न इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।